हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो गाज़ा में इस वक्त चल रहा है। इज़राइल जो 16 महीने में अचीव नहीं कर पाया, वो अब ट्रंप अचीव करने जा रहे हैं इज़राइल के लिए। ये मैं कई एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। And I said in the very beginning, 8 या 9 अक्टूबर 2023 में मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये जो जंग है, ये जो इज़राइल का जेनोसाइड शुरू होने जा रहा था उस वक्त, इसका मकसद है कि गाज़ा का या फ़लस्तीन का टेक ओवर करना और अपने ग्रांड इज़राइल का एक कंसेप्ट को अचीव करना। तो उस वक्त सवाल हमास का नहीं था, वो तो उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क हैं कि 7 अक्टूबर को वो कैसे एंटर हुए, कैसे लोगों को ले गए। इसके ऊपर खुद एक क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली नेतन्याहू एक राइटिस्ट है और उसका जो वो मज़हब का नाम लेकर के, सहारा लेकर के कि उसमें फोरकास्ट है, उसकी कोशिश है एक ग्रांड इज़राइल बनाने का, जिसमें सबसे पहला कदम है फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करना और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे मुल्कों पर, जैसे सम पार्ट ऑफ ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, उन सबको मिला के ग्रांड इज़राइल का उसका कंसेप्ट है। एनीहो ही ट्राइड हिज बेस्ट और अंदाज़ा इसे ही लगा लीजिए, जबकि 90% डिस्ट्रक्शन हो गया 16 महीने में गाज़ा में। लोग घर से बेघर, स्कूल्स तबाह कर दिए, हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई घर नहीं बचा। 47-48 हज़ार तो ऑफिशियल फिगर है, लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं जिस तरह की निकल के कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1-2 लाख के लोग इंजर्ड हैं, जिनके हाथ पैर कट गए या वो लाचार हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप पे इतनी बड़ी फोर्स है, अपनी भी है, ऊपर से अमेरिका की आपको सपोर्ट रही, और आपकी ये जंग नहीं थी, ये तो जेनोसाइड था। जंग इसलिए नहीं, जंग होती है दो मुल्कों के बीच में। फ़लस्तीन या गाज़ा तो कोई कंट्री नहीं था, उनकी अपनी रेगुलर आर्मी नहीं, उनके पास फाइटर्स नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप 16 महीने में अपने बंधक छुड़ा नहीं पाए, आपने बर्बाद कर दिया। या तो इससे ये लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं कि बंधक को छुड़ाएं, चूँकि आप उस वार को कंटिन्यू करना चाहते थे, उन्हें बर्बाद करके उस पर कब्ज़ा करना था। लेकिन आप मजबूर हुए, और ये बात तो समझिए कि मई 2024 से चल रही थी कि सीज फायर हो, डिफरेंट कंडीशंस रखी जाती थी, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता था एंड सो ऑन। एनी हो, ट्रंप साहब इलेक्ट हो गए। हालांकि ट्रंप साहब के बारे में ये पूरी दुनिया की राय है कि ही इज़ मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, और उनके बारे में ये कुछ भी कहना कि वो किसके साथ क्या करेंगे नहीं कहा जा सकता। वो ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई दुश्मन है, और ना उसका ये पता है उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल, उनके इलेक्ट होने के बाद ही जो जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उससे ये साबित हो गया। और अब फिर कुर्सी के बैठने के बाद 20 जनवरी को जो उन्होंने शुरुआत की है एक्शंस लेने की, कि पूरी दुनिया में ये एक टर्मोइल क्रिएट करेंगे और एक अफरा तफरी का माहौल बनेगा। ट्रंप साहब ने कहा कि सीज फायर मेरे ओथ लेने से पहले हो जानी चाहिए, वरना गाज़ा और पूरे मिडिल ईस्ट में एक कहर बर्पा होगा। वो सीज फायर का मसौदा तैयार हुआ कतर के अंदर, जिसके अंदर ट्रंप का भी रिप्रेजेंटेटिव था। हालांकि उन्होंने अभी कुर्सी नहीं संभाली थी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल रहा। उसमें कुछ मामला
सब साइन होने के बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि अभी हमें रेटिफाई कराना पार्लियामेंट से और देर लगेगी, तो उसको उन्होंने धमकी दी कि नो, यू हैव टू डू इट बाय टुमारो। और ये उम्मीद, और लिहाजा ये हुआ भी कि अगले दिन उन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया नेतन्याहू ने। उस वक्त ये उम्मीद थी कि शायद ट्रम्प साहब कुछ एक अच्छा सोल्यूशन निकाल के लाएंगे जो इजराइल के लिए भी अच्छा हो, अरब्स के लिए भी हो और पूरी दुनिया के लिए भी एक हो। और शायद उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, चाहे ज़बरदस्ती, धौंस से या दबाव से या धमकी देकर के कि सीज फायर मेरी ओथ लेने से पहले हो जानी चाहिए, और वो हो गई। उसमें यह भी तय हो गया कि किस किस तरह से बंधक छोड़े जाएंगे और उनके बदले में कैसे वो इजराइल, जो अरब से, जो फ़लस्तीन उनकी जेलों में उन्हें छोड़ेंगे, ये सब तय हो गया। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 2 बार लोग छोड़े गए हैं बंधक, और उनके एक्सचेंज में भी छोड़े गए हैं, लेकिन जो और चीज़ें तय हुई थी उस पर इजराइल प्रॉब्लम मुस्तकिल क्रिएट कर रहा था। अभी कुछ लोग और छोड़े जाने थे बाई 15th। हमास ने उसे पोस्टपोन किया कि अभी हम नहीं करेंगे, चूँकि दे नीडेड सम क्लैरिफिकेशन। जिस तरह की हरकतें इजराइल कर रहा है, इजराइल उससे इम्प्लीमेंट होने में सीज फायर के जो रूल जो तय हुए हैं उसमें रोड़ा अटका रहा था। लिहाजा इसी बीच में, हालांकि वो पहले भी ट्रम्प कह चुके हैं, ट्रम्प ने कहा कि गाज़ा को हम टेक ओवर करेंगे, और उसमें भी अलग अलग बयान आते हैं। पहले उन्होंने कहा कि पहले जो फ़लस्तीन में बचा ही क्या है, वो तो सब बर्बाद हो गया, तो ये लोग वहाँ आकर के क्या लेंगे वापस, जो गाज़ा वाले लोग हैं, वाई शुड दे कम बैक टू देयर होम्स, देयर नथिंग लेफ्ट। और खुद ही सजेस्ट किया कि उन्हें आप जॉर्डन ले ले और इजिप्ट ले ले, और वहाँ उन्हें बड़े अच्छे घर मिल जाएंगे, बड़ी सुकून से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ये सब बातें कही। जब उधर से जवाब आ गया जॉर्डन का और इजिप्ट का और दूसरे लोगों का कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। हालांकि जॉर्डन या इजिप्ट में इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका की बात को रिजेक्ट कर सके, ये भी अपनी जगह। एनी हो, उन्होंने अपना जब देखे अपने हालात, उन्होंने मना किया। मना करने के बाद फिर ट्रम्प ने कहा कि इट विल बी फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, ज़बरदस्ती उन्हें भेजा जाएगा अगर वो नहीं जाएंगे, और इन लोगों को भी ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं कि इसका पहले तो ये कहा कि वी विल टेक इट ओवर, और हम वहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे, उसे डेवलप करेंगे, एक ब्यूटीफुल सिटी होगा दुनिया का जहाँ लोग आया करेंगे घूमने के लिए, फिरने के लिए। और साथ साथ ये भी जिम्मेदारी डाली कि कुछ अरब कंट्रीज प्लस नेबर जो है वो भी पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। मालिक हम रहेंगे, यानी अमेरिका रहेगा, लेकिन दुनिया के सब कंट्रीज़ को कुछ कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा कि वो उसे डेवलप करें और वहाँ बिजनेस करें और एक टूरिस्ट सेंटर उसे बताएं। ये हो रहा है 21वीं सदी में, इस मॉडर्न टाइम में। और ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। दुनिया ये सोचती थी कि शायद कि इस ज़माने में किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना बहुत आसान नहीं है, और ये भी उम्मीद करती थी कि चूँकि उसमें अगर गलत कोई करेगा तो दुनिया आवाज़ उठाएगी। लेकिन इसमें उठाई ट्रम्प के जो ये सजेशंस है, वो उसमें यूरोप के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, अरब्स ने भी किसी मजबूरी के तहत, हालांकि वो तो चुप रहने वाले लोग हैं, किसी चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं करते। जो 16 महीने जेनोसाइड हुआ उस पर भी कुछ नहीं करके दिया, लेकिन उन्होंने भी इस पर कहा कि ये मुमकिन नहीं है। बट नोट इट डाउन कि इन लोगों में दम नहीं है कि अगर ट्रम्प ये तय कर लेंगे जो उन्होंने ऑलमोस्ट कर लिया कि ये कुछ कर पाए, और ये कोई तरकीब निकालेंगे उसे जस्टिफाई करने की भी। अब लेटेस्ट मूव ये है, चूँकि
जो हमास है उन्होंने जो ये एक्सचेंज होना था, कुछ छोड़ने थे और उसके बदले में उन्हें छोड़ने थे, उसे पोस्टपोन कर दिया, चूँकि उनका कहना है कि नेतन्याहू या अमेरिका की नीयत साफ नहीं है, पहले क्लैरिफिकेशन कुछ चाहिए। तो ट्रम्प ने अल्टीमेटम दिया है, अभी नेतन्याहू को वहाँ इनवाइट किया गया। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट जिसे अमेरिका ने, ट्रम्प ने इनवाइट किया, और वहाँ उन्होंने कहा कि 15 तारीख की दोपहर 12 बजे तक अब ये नहीं होगा कि इंस्टॉलमेंट में छोड़े जाएं, बल्कि सब वन गो जितने भी पकड़े हुए लोग हैं हमास के अंडर में हैं उन सब को छोड़े, वरना मैं मिडिल ईस्ट में एक तबाही मचा दूंगा। जरा धमकी देखिए। नो डाउट अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, हर तरह से, और जो दुनिया का तरीका है, चूँकि ये जो साजिश है कि गाज़ा और वेस्ट बैंक सबको एक इजराइल का हिस्सा बना लिया जाए और इन लोगों को इजिप्ट में जो वहाँ का रेगिस्तान है वहाँ फ़लस्तीन को डिस्प्लेस कर दिया जाए, ये आज से नहीं, ये 10-20 साल से चल रही है ये सोच। और टू बी वेरी फ्रैंक, इस सोच में अरब कंट्रीज का भी कंट्रीब्यूशन है, एंड दे हैड एग्रीड टू दिस सजेशन। अब भले ही उन्होंने रीथिंक किया हो कि यहाँ आने से प्रॉब्लम होगी, या दुनिया को दिखाने के लिए वो कह रहे कि ऐसा नहीं होगा, बट दे वर पार्टी टू दिस। एक बार अरब्स का स्टेटमेंट आया था कि मिडिल ईस्ट में तब तक पीस नहीं हो सकती जब तक कि हमास जिंदा है। ये बात है 2014 में, उस वक्त भी अटैक किया था, काफ़ी दिन तक वार चली थी हमास के ऊपर इजराइल ने। उस वक्त अरब्स ने कहा था कि, और उस लड़ाई का पूरा खर्चा अरब कंट्री ने, ख़ास तौर से सऊदी अरब ने दिया था, जो इजराइल का खर्चा आया था उस वार में। एंड दे हैड डिक्लेयर्ड कि जब तक हमास ख़त्म नहीं होगा तब तक इस खित्ते में यानी मिडिल ईस्ट में पीस नहीं आ सकती। तो ये तो उनकी इंटरनल है, अब हो सकता है कुछ चेंज आई हो, बट आई डोंट थिंक सो। बहुत से लोग खुश हैं कि अरब्स खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, दे आर 57 मुस्लिम कंट्रीज ओनली। वैसे इसमें यूरोप वाले भी बोले हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो भी बोल ही सकते हैं। अगर वहाँ पर जेनोसाइड दोबारा शुरू होता है, इजराइल अटैक करता है, अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है, अपनी आर्मी भेज रहा है, तो यूरोप वाले, माफ़ कीजिए, आने वाले नहीं है उसे रोकने के लिए। व्हाट टू से, अरब्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो लगता यह है कि जो चीज़ 16 महीने में इजराइल विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड होल ऑफ यूरोप और अरब लोगों की चुप्पी के साथ अचीव नहीं कर पाया, वो अब ट्रम्प करने जा रहे हैं। देयर इज ओनली एंड ओनली वन कंट्री जिसका नाम ईरान है, जो खड़ा हुआ है, जिन्हें रिस्क मोल लिया है, जिसके ऊपर 1980 समथिंग लाइक दैट 45 साल से सैंक्शंस लगी हैं। जब वहाँ रेवोल्यूशन आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, ही डिड नॉट गिव इन। उसने सरेंडर नहीं किया है। और हमास को, इस पब्लिक, वो छुपाता नहीं है, हिजबुल्लाह को, हुतीस को सपोर्ट दिया, और आज भी वो खड़ा है। उनके जो चीफ हैं आयतुल्लाह, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से बात भी करना जायज़ नहीं है, चूँकि वी डोंट ट्रस्ट देम। और ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। जो ये सीज फायर समझौता हुआ था कतर में, उसमें तो ट्रम्प ने बाय फोर्स वो कराया था, और ट्रम्प का जो इम्पोर्टेंट एक एमिसरी था वो वहाँ प्रेजेंट था, और आज वही कह रहा है कि उसे नहीं बल्कि सबको छोड़िए, यानी उसका वायलेशन हो रहा है। तो हु कैन बिलीव हिम?
लेकिन ये याद रखिए, आज इजराइल का मामला है, ये जो अरब चुप बैठे हैं, कल को इनका मामला आएगा। इजराइल या अमेरिका इन्हें छोड़ेगा नहीं। कल को इनका नंबर आना है। सीरिया में तो एक तरह से अमेरिका ने या इजराइल ने कैप्चर कर ही लिया। लेबनान में गेम खेल रहे थे कि हिजबुल्लाह को गवर्नमेंट का हिस्सा न बनाया जाए, लेकिन लेबनान ने कहा कि नहीं, हिजबुल्लाह विल बी द पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो हिस्सेदार होंगे। देखिए, अकेला लेबनान कर ही क्या सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी तरफ अभी तो यूक्रेन में फंसा हुआ है रशिया, अदरवाइज उन्हें भी अपनी प्रेजेंस रखनी है मिडिल ईस्ट में, चाइना एंड रशिया। तो चाइना प्लस रशिया प्लस नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, इट विल आल्सो बी ए फॉर्मिडेबल फोर्स। इसे आसानी से झेलना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। एक टर्की था जिस पे लोग यकीन करते थे, बड़ी बातें करता था, और लोग कहने लगे थे कि दुनिया में अगर कोई प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम है तो सिर्फ ईरान एंड टर्की है। लेकिन टर्की हैज़ बीन एक्सपोज्ड। टर्की का जो रोल रहा है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया में है तो वो ईरान है, जो दुनिया में अगर कहीं भी कोई जुल्म होता है उसके खिलाफ खड़ा होता है, बोलता है। और वो सिर्फ मुल्क ऐसा है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसा है कि अरब्स अल्लाह से ज़्यादा अमेरिका से डरते हैं। तो मुझे यही कहना था कि इस 22-23 लाख आबादी जो है गाज़ा की, उसे डिस्प्लेस करना आसान नहीं है। बड़ा खून खराबा होगा, लाखों आदमी मारे जाएंगे। अभी भी जॉर्डन के किंग व्हाइट हाउस में थे, तो जब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन कुछ अखबार वालों ने दबाव दिया कि साहब ये बताइए कि गाज़ा और वेस्ट बैंक को आप कंट्रोल में ले करके क्या इजराइल को नहीं देंगे? दूसरे, क्या वेस्ट बैंक को अपने में परमानेंटली इजराइल नहीं मिलाएगा? तो उन्होंने कुछ भी कहने आई कैन नॉट मेक एनी कमिटमेंट, एनीथिंग मे हैपन। तो इसमें तो सब मिले हुए हैं। बाइडन ना था, उसने कत्लेआम कराया। ट्रंप को तो पहले ही जानते थे, लेकिन ट्रंप को जिस तरह से इलेक्शन में अरब्स एंड अदर मुस्लिम्स ने सपोर्ट दिया था, ये सोच करके कि ये ईमानदारी की बात करेंगे, शायद इंसानियत की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी को बचाने की बात करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही इज पुलिंग टू, लेकिन इससे एक रास्ता और खुल गया। ये देख लीजिए पूरी दुनिया में कि अगर चाइना कल ताइवान पर, हांगकांग पर उन पर कब्जा करता है, जबकि हांगकांग तो वैसे भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना है, लेकिन ऑटोनॉमी दे रखी उसे जब एग्रीमेंट हुआ, तो आप जो वहाँ आर्म्स एमिनेशन अमेरिका भेजता है, क्या आप बचा पाएंगे उसे? उसी तरह से जो रशिया, कुछ लोग कहते थे गलत कर रहा यूक्रेन में, क्या यूक्रेन में ऑलमोस्ट 50% रशिया का कब्जा है, उसे वापस ले पाएंगे? क्या जो दूसरी स्टेट्स हैं रशिया से मिली जुली, जिसे ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, उन पर अगर रशिया कब्जा करेगा, क्या आप रोक पाएंगे? तो ये बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी। जो रास्ता ट्रंप खोल रहे हैं ये बहुत डेंजरस है फॉर वर्ल्ड ऑर्डर, और हालात बहुत इतने बिगड़ेंगे कि पूरी दुनिया की तबाही आएगी। जो लोग चुप हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ, चूँकि कुछ तो रिलीजन के टर्म्स में, इंसानियत में नहीं सोचते, वो तो सोचते मुसलमानों के साथ अरब्स के हो रहा होने दीजिए। लेकिन ये क्राइसिस आप सबके साथ आएगी। कल को मान लिया लद्दाख का मामला आता है, अरुणाचल का मामला इंडिया ही में आता है, जिस तरह चाइना की हरकतें हैं, गंदी हरकतें हैं, वो अपने मैप में दिखाता है, कभी कभी कुछ और करता है,
तो कल को अगर बाय फोर्स वो करेगा, क्या दुनिया इसे कंडेम कर पाएगी, या उन्हें रोक पाएगी, या उन्हें मॉरली ये कहेगी कि ये गलत कर रहे हैं? आप नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए इस वक्त एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया को खड़े हो जाना चाहिए। ये ट्रम्प सबको बर्बाद करेगा, दुनिया में टर्मोइल रहेगा। अभी फ़लस्तीन का मामला है, कल को पहले अरब्स का मामला आएगा, यूक्रेन का मामला आएगा, तैवान का मामला आएगा, लद्दाख का मामला आएगा, अरुणाचल का मामला आएगा, ना जाने कितने किस्से खड़े होंगे। इंडिया, आल्दो इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, इंडिया को अमेरिका की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इंडिया अपने में काफ़ी ताकतवर है, जो चीज़ों को खुद रिजॉल्व करना जानता है। लेकिन आप तो उस तरह का माहौल बना रहा है ट्रम्प। तो इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि वो पुतिन को भी और चाइना को भी और रशिया को भी एनकरेज कर रहा है कि आप जो चाहे करिए और हम भी जो चाहे करेंगे। तो दुनिया को इस वक्त सोचना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर। और इससे दुनिया में अफरा तफरी होगी, सफरिंग होगी, लोग मारे जाएंगे। तो ज़रूरत है कि पीसफुल माहौल बनाया जाए। और जो 50, 60, 70 साल से चल रहा था टू नेशन थ्योरी इन इज़राइल एंड गाज़ा या फ़लस्तीन, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें अमेरिका भी सिग्नेटरी है, उसमें यूएन भी सिग्नेटरी है, उसमें यूरोप भी सिग्नेटरी है, सब अरब भी सिग्नेटरी हैं। तो काम होना चाहिए इस तरफ कि इज़राइल भी सिक्योर रहे, फ़लस्तीन भी सिक्योर रहे, आपस में पीसफुल माहौल रहे, सब अरब्स, उसके बाद अरब्स, इज़राइल, फ़लस्तीन जितने भी हैं सब मिल करके एक दूसरे से पीसफुल अपना काम करें और डेवलपमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, यही मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।